Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FST 35 का पेपर 1 ये हमें डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन द फिगर बिलो इज, एक इक्वेशन हमें दे रखा है AB5 गैस प्लस हीट दैट इक्वल्स टू AB3 गैस प्लस B2 गैस। तो बेसिकली AB5 गैस का थर्मल डीकम्पोजिशन का रिएक्शन हमें दे रखा है। ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो समय पे ये जो तीनों स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है, AB5 गैस, AB3 गैस और B2 गैस, इन तीनों स्पीशीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है एक फिगर के थ्रू हमें दे रखा है। तो सबसे पहले ये फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर एकदम सिंपल है। तीनों गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वर्सेस टाइम, इसका कर्व आपको प्लॉट करके दे रखा है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2, फिर 0.4, 0.6, 0.8, टाइम लिखा हुआ है 1 2 3। सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इस तरीके से है, ये 0.6 पे जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। टाइम आपको दिया है 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट। और 3 मिनट के बाद आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो जिसकी वजह से इनकी कॉन्सेंट्रेशंस में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ये AB5 है, ये अपने पास B2 है, सॉरी ये तो हो गया अपने पास B2, लास्ट वाला अपने पास है AB3। और शुरुआत में AB5 दे रखा है, तो AB5 का जब थर्मल डीकम्पोजिशन होगा तो शुरुआत में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। शुरुआत में इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.5 और जैसे ही 0.2 आता है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इसका 0.2 पे कांस्टेंट हो गया और टाइम इक्वल टू 3 मिनट के बाद इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है AB5 उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। तो ये अपने पास एक इक्वेशन है AB5 गैस प्लस हीट आप दे रहे हो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, दैट इक्वल्स टू AB3 गैस प्लस B2 गैस। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइनली आपसे क्या पूछा है, एट टाइम t इक्वल टू 3 मिनट व्हाट चेंज वाज इम्पोज्ड इनटू इक्विलिब्रियम। टाइम t इक्वल टू 3 मिनट पे इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो चुका है तो टाइम t इक्वल टू 3 मिनट पे आपने ऐसे क्या चेंज यहाँ पे इम्पोज किया जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद वापस से यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। और इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली आपको AB5 और B2 इन तीनों गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे चेंज आया है। तो जो भी यहाँ पे चेंज आया है उसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पता करना है कि टोटल 4 ऑप्शंस में से क्या सही हो सकता है। ऐसा क्या चेंज आप इम्पोज करोगे टाइम t इक्वल टू 3 मिनट पे ताकि AB5 की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है ना उससे थोड़ा सा ये बढ़ जाए, B2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए और AB3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये पहले बढ़े और वापस से फिर कम हो जाए। तो क्या चेंज हम यहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं। चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रेशर वाज इंक्रीज्ड। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर डिक्रीज होता है, मतलब कि जहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिक्रीज होता है। तो जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। रिएक्शन थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट करने लगेगा और वापस से थोड़ी देर बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट जो चेंज होने वाला है वो आपको नोटिस करना है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करने वाली डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस कम होने चाहिए, मतलब फॉरवर्ड। तो पहले केस में फॉरवर्ड मूवमेंट होगा और फॉरवर्ड मूवमेंट में क्या हो जाएगा बेटा, AB5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज किया है तो प्रेशर डिक्रीज करने वाली डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना चाहिए, तो प्रेशर डिक्रीज बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है बिकॉज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस कम हो रहा है। तो बैकवर्ड मूवमेंट होगा, फॉरवर्ड नहीं। और बैकवर्ड मूवमेंट अगर होगा तो AB5 जो गैस है इसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t इक्वल टू 3 मिनट के बाद इंप्रूव होगा और AB3 और B2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। तो ए ऑप्शन आपके पास सही दे रखा है, AB5 का इंप्रूव हो रहा है और B2 गैस का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, AB3 गैस का डिक्रीज हो रहा है।
टेम्परेचर वॉज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव अगर करेगा तो AB5 जो गैस आपको दे रखा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज आना चाहिए और जो प्रोडक्ट में अपने पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज आना चाहिए। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी और डी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, B2 वॉज एडेड टू द सिस्टम एंड AB3 वॉज एडेड टू द सिस्टम। तो अगर आप मान लीजिए कि B2 और AB3 इन दोनों को ऐड करते हो, सी और डी ऑप्शन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस से रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट अगर आपने ऐड कर दिया तो वापस से रिएक्टेंट बढ़ेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा तो AB5 का जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए और इन दोनों का डिक्रीज होना चाहिए। तो बेटा डिक्रीज थोड़ी हो रहा है, B2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है एट द टाइम इक्वल टू 3 मिनट वो तो इंक्रीज कर दिया आपने, और 3 मिनट के बाद तो फिर वापस से इक्विलिब्रियम जब सेटल होगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और अगेन इक्विलिब्रियम सेटल होने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे इन तीनों को अचीव करना पड़ेगा। तो टाइम टी इक्वल टू 3 मिनट की बात है। जैसे ही आपने 3 मिनट पे ये फर्दर चेंजेस आपने यहाँ पे इम्पोज किए तो उसके रेस्पेक्ट में जो फिगर दे रखा है उस फिगर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली करेक्ट होनी चाहिए। तो सी और डी भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन सही है। जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करोगे इसका मूवमेंट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो AB5 गैस यहाँ पे बनेगा और AB3 गैस और B2 गैस इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होना चाहिए। इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है अल्टीमेटली वो डिक्रीज होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर है वो अपने पास क्या हो जाएगा, ए। बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है उसका एप्लीकेशन है ये। तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड रिएक्ट विद ब्यूटेन 2-on टू प्रोड्यूस प्रोपेनोइक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन। ब्यूटेन 2-on से आपको क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। अब ये एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, ब्यूटेन 2-on कौन सा ऐसा रिएजेंट हो सकता है जिससे क्या बना दे, प्रोपेनोइक एसिड, मतलब कि 3 कार्बन का एसिड, और वो भी कब, कोई पर्टिकुलर रिएजेंट से रिएक्शन करवाने के बाद आपको एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि टोटल अपने पास सबस्ट्रेट में कितने कार्बन आइटम है 4, प्रोडक्ट में कितने कार्बन आइटम आपको लगेंगे 3। तो बेसिकली एक कार्बन आइटम का यहाँ पर रिडक्शन आपको करना है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा रिएजेंट हो सकता है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन अपने पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे अपने पास कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन टॉलेंस रिएजेंट, अगेन टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करवाता है, तो यहाँ पे भी कोई आंसर नहीं आएगा। सी ऑप्शन NaI इन NaOH, तो बेसिक मीडियम में I- आपको दे रखा है, तो I- से यहाँ पे कोई रिएक्शन तो हो नहीं पाएगा बेटा। I- से यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ना तो कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और इसके अलावा तो कोई फर्दर रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आप देखो, I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। I2 मतलब हैलोजन की रिएक्शन आप करवाना चाहते हो और वो भी किसमें, बेसिक मीडियम में है। तो कीटोन या एल्डिहाइड में हैलोजन से अगर आप रिएक्शन करवाते हो बेसिक मीडियम में, हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है और हैलोफॉर्म रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलते हैं, C डबल बॉन्डो के साइड में जो CH3 है ये CH3 कन्वर्ट हो जाता है CHI3 आयोडोफॉर्म में, और ये बाकी 3 कार्बन का यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड मत बनाना, क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड में H+ नहीं हो सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड विल डोनेट इट्स H+ इन बेसिक मीडियम टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। फिर बाद में अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो वापस H+ लग जाएगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 2 में इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन हम करें तो प्रोपेनोइक एसिड आपको मिलेगा और एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, CHI3। और CHI3 अपने पास क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो ये बेसिकली आयोडोफॉर्म रिएक्शन यहाँ से रिवाइज हो गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा आप इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवा दो तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, aqueous solution of glucose with delta TF is equal to 1 is cooled up to -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, aqueous solution है मतलब कि यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है। वाटर का जो नॉर्मली फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ग्लूकोज मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होता है। तो अभी यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस होकर -1 आ गया। ठीक है,
हाँ -1 आ गया क्योंकि डेल्टा TF आपको क्या दे रखा है 1। और इस सॉल्यूशन को आप क्या करते हो -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हो। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आइस दैट सेपरेट्स आउट इनिशियल मास ऑफ वाटर एंड इनिशियल मास ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 kg। KF आपको वाटर का दे रखा है 1.86 केल्विन kg पर मोल। सारी इंफॉर्मेशन एक बार मैं बता देता हूँ। वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्यूशन आपने अभी बनाया है ग्लूकोज के साथ, तो सॉल्यूशन में इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू एम इंटू KF। ग्लूकोज के लिए I तो 1 होता है, मतलब m इंटू KF इज इक्वल टू 1। तो मोलैलिटी आपको दे रखी है 1.186। KF का वैल्यू आपके पास है 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब आप क्या कर रहे हो कि इसी सॉल्यूशन को आप कूल कर रहे हो, कहाँ तक? -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जैसे ही आप इसे -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करोगे तो इसमें से कुछ वाटर तो आइस बन के क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और बाकी अपने पास थोड़ा वाटर लिक्विड स्टेट में बचेगा। और जो लिक्विड स्टेट में अपने पास वाटर है उसके अंदर ग्लूकोज वहाँ पे एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। तो जो भी सॉल्यूशन अभी अपने पास है एक तरीके से वहाँ पे वापस से इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा और फ्रीजिंग का जो कंडीशन है वहीं पे बेसिकली सेटल हो जाएगा। टेम्परेचर T इक्वल टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर T इक्वल टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगेन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। लेकिन इस बार जो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो अलग होगा। मतलब बेसिकली कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। और ऐसा करने के लिए सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस होगा। जैसे कि चेंज क्या होगा, इन्होंने बताया कि कुछ वाटर जो है वो आइस बन के क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कितना वाटर क्रिस्टलाइज आउट हो सकता है। शुरुआत में वाटर अपने पास सॉल्यूशन में जो दे रखा है दैट इज 1 kg। तो वाटर अगर 1 kg है तो निकाल लेते हैं कि यहाँ पे 1 kg वाटर में शुरुआत में ग्लूकोज के कितने मोल इन्होंने इंसर्ट किए हैं। मोलैलिटी अपने पास कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाई 1.86। मोलैलिटी कितना होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट m डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इज 1 kg। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ग्लूकोज का जो मोल आप मिक्स कर रहे हो ना वाटर में दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1.86। अब जब आप इसको कूल करोगे तो क्रिस्टलाइजेशन होगा और क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज अकर्स इन प्योर स्टेट। मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन में केवल जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टलाइज होंगे और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो अभी भी सॉल्यूशन में ही रहेंगे एज एन एक्वस फॉर्म। तो लेट अस से कि अब यहाँ पे W ग्राम वाटर है अपने पास और लेट अस से कि W डैश क्रिस्टलाइज हो गया है और W ग्राम वाटर में 1 डिवाइडेड बाई 1.86 मोल ग्लूकोज है। और ये जो सॉल्यूशन अपने पास है इसके लिए नया फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -3 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। 0 से -3 हो गया, मतलब रिडक्शन कितने का हुआ? 3 का। तो 3 इंटू I इंटू एम इंटू KF वापस से लगा दो। 3 इंटू I 1 है। मोलैलिटी अपने पास कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.86 और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ वाटर इन kg मल्टीप्लाइड बाई 1.86। तो वेट ऑफ वाटर अपने पास कितना आ गया? 1/3 kg। 1/3 kg 1/3 kg ये वेट ऑफ वाटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 था ना। तो 1/3 kg अगर अपने पास यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है तो कितना वाटर यहाँ पे क्रिस्टलाइज हुआ होगा? 1 kg माइनस 1/3 kg विच इज 2/3 kg। 2/3 kg यहाँ पे -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करने पे आइस का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट अमाउंट ऑफ द आइस विल बी सेपरेटेड आउट? 2/3 kg। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बोरेक्स बीड टेस्ट? तो बोरेक्स बीड टेस्ट अपने पास डी ब्लॉक के जो कैटाइंस होते हैं वो देते हैं। और किस तरीके से? इन कैटाइंस का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो बोरेक्स बी टेस्ट आप करते हो इन कैटाइंस के लिए डिफरेंट कलर आपको ऑब्जर्व होते हैं। तो एकदम सीधा सा आंसर है बेटा, डी ब्लॉक के जो कैटाइन हैं जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बेसिकली बोरेक्स बी टेस्ट देते हैं।
तो Mn2+ हो गया, क्रोमियम 3+ हो गया, कॉपर 2+ हो गया, ये सब तो टेस्ट देने वाले हैं। और बेरियम 2+, ये अपने पास एस ब्लॉक में अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो बेरियम 2+ कोई भी बोरेक्स बी टेस्ट नहीं देगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग velocity distribution belongs to the gas with highest molecular mass if all the measurements are done at same temperature। यहाँ पर अपने पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रखे हैं 1 2 3 4, और इन सभी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट वेलोसिटी आपको रिपोर्टेड है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये सारे कर्व अगर सेम टेम्परेचर पे हैं तो कौन सी ऐसी गैस होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास हाईएस्ट होगा। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो हाईएस्ट पीक होता है उसका क्या मतलब होता है? हाईएस्ट पीक मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स और हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर स्पीड। तो सेम मॉलिक्यूलर स्पीड जिनके पास होती है ऐसे पार्टिकल्स का क्या बोलते हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर स्पीड, ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या आ गया? वेलोसिटी या स्पीड बोल लो आप। कुछ इस तरीके से कर्व आपको दे रखा है। वन टू थ्री फोर सही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर वैसे ही गलत हो जाए। जैसा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये आपको पता ही है। लेकिन फिलहाल आपने सभी में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा कर्व ऐसा है जिसमें गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हाईएस्ट है। तो मॉलिक्यूलर मास का कंपैरिजन करना और टेम्परेचर आपको सभी में सेम दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कर्व 1 की बात करें तो कर्व 1 में हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच हैज सेम स्पीड, दिस स्पीड, हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच हैज सेम स्पीड, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 1, विच इज व्हाट 2RT/m रूट में। टेम्परेचर सभी का सेम दे रखा है, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास से आप क्या कर सकते हो? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का कंपैरिजन कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसका ज़्यादा होगा? सेकंड का। इससे ज़्यादा किसका होगा? थर्ड का। और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसका होगा? फोर्थ का। तो फोर्थ का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर सबसे ज़्यादा होगा तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। फोर्थ का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर सबसे ज़्यादा तो उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास तो हो जाएगा फोर्थ गैस का, और हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा फर्स्ट गैस का, क्योंकि फर्स्ट गैस के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम है। इसका मतलब इस गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्लक्चुएशन वैल्यू? हाईएस्ट फ्लक्चुएशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू की बात कर रहा है, तो सीधा सरफेस केमिस्ट्री में हार्डी-शर्ट्स रूल पे आ जाओ। हार्डी-शर्ट्स रूल क्या बोलता है कि कैटायन या एनायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना, इसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। कोगुलेशन का मतलब क्या हो गया? किसी भी अपने पास लाइफोबिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करवाना या डिस्टेबलाइज करना। जिस कैटायन या एनायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, और पावर अगर ज़्यादा होगी तो कोगुलेशन करवाने के लिए कैटायन या एनायन का अमाउंट कितना लगेगा? कम। कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा, कोगुलेशन वैल्यू कम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी डी ऑप्शन में, क्योंकि उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज है, और सबसे कम कोगुलेटिंग पावर होगी Cl- की, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट नेगेटिव चार्ज है। कोगुलेटिंग पावर कम होगी तो कोगुलेशन वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों अपने पास कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन के डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। इन ऑक्साइड के बारे में कुछ थ्योरी आपको दे रखा है। सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी मेड ऑन अ लेबोरेटरी स्केल बाय। प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बनाना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए इन्होंने 4 मेथड दे रखे हैं। पहली बात तो ये है कि चारों मेथड सही हो भी सकते हैं, सही नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि प्योर लेबोरेटरी स्केल में अगर आपको बनाना है तो कौन सा मेथड लगेगा। ए ऑप्शन क्या है? H2C2O4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। रिएक्शन ऑफ कोक विद एयर, कोक मतलब कार्बन, कार्बन की एयर के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, CO2 आपको मिलेगा। सी देखो, रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फॉर्मिक एसिड में से क्या कर देगा, वाटर निकाल देगा, वाटर निकाल के देख लो, बाकी आपके पास क्या बचेगा, CO। वाटर अपने पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो जो भी कंटेनर अपने पास है उसमें बेसिकली कंटेनर में नीचे जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, उस रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट होगा, अनरिएक्टेड जो भी है, और ऊपर से वहाँ पे CO गैस प्योर फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलेगी। तो लेबोरेटरी स्केल पे अगर आपको CO प्योर बनाना है तो ये एकदम सबसे अच्छा मेथड है। ऑप्शन डी भी आप देख लो, बाय रिएक्टिंग रेड हॉट कार्बन एटम विद स्टीम, स्टीम के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करोगे कार्बन का, तो यहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, वाटर गैस का जो फॉर्मेशन है वो इधर से ही करता है, क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन आप देख लो कि यहाँ पे गैसियस मिक्सचर आपको मिल रहा है, प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डी ऑप्शन से भी आप प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये तो पता ही है कि क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है, किस तरीके से, इन अ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिकल सॉल्यूशन, एकदम सही है। CuCl का कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ सॉल्यूशन बनाओ या कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया के साथ सॉल्यूशन बनाओ, फिर इसमें से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये CuCl एब्जॉर्ब कर लेता है। किस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, साफ साफ आपको दिख रहा है, मतलब लॉजिकली भी आप बता सकते हो। डी ब्लॉक का अपने पास एक कंपाउंड है और डी ब्लॉक का ये जो कंपाउंड है या तो HCl या अमोनिकल सॉल्यूशन में आपको मिक्स करके दे रखा है, CO गैस पास करोगे अगर ये एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब सीधा है कि कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपने पास क्या बनता है, बी और डी तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स आपको नहीं दे रखा है, ए ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। कॉपर का जो CO के साथ कॉम्प्लेक्स है COCO4, ये नहीं बनता है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, ये ऑप्शन आंसर नहीं है। आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर प्लस वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर लिगेंड तो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसे Cl माइनस एक लिगेंड होता है और एक लिगेंड अपने पास क्या आ जाता है, CO, और इस तरीके से कॉपर का एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +1 है और ये जो अपने पास कॉम्प्लेक्स है इसमें CO गैस एब्जॉर्ब हो चुका है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो बेसिकली ये अब यहाँ पे मॉलिक्यूल वाटर के अंदर डिसोशिएट तो करेगा नहीं। आपको पता ही है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो बेसिकली इंटैक्ट होता है, वो कभी भी डिसोशिएट होके इसके अंदर जो भी प्रेजेंट आयंस है उनका कोई भी टेस्ट या कोई भी पॉजिटिव टेस्ट ये नहीं देता है। तो CO गैस कॉपर क्लोराइड के इस सॉल्यूशन में इस तरीके से एब्जॉर्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपने श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन पढ़ा है उस वेव इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो सीधा हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 4πr² sin स्क्वायर वर्सेस r इज करेक्टली लेबल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन RPDF, जिसको आप क्या बोलते हो, PR। तो PR के जो ग्राफ है आपको ऑलरेडी पता है बेटा, PR को आप क्या बोलते हो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैसे लिखते हैं, 4πr² इंटू r²। जो भी अपने पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फंक्शन है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 4πr² से। तो ये जो फंक्शन है PR आपको पता है और इस PR का जो ग्राफ है विद द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये आपको बनाना होता है। तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रखी है, सीधा आपको याद रखना है। S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल या D ऑर्बिटल या F ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल का जो ग्राफ है PR के लिए सेम बनता है। किस तरीके से, स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से,
और 0 से स्टार्ट होने के बाद कितनी बार ये एक्स एक्सेस मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये वाला जो एक्सेस है उसको कितनी बार कट करता है, जितनी बार वहाँ पे रेडियल नोड आती है। जैसे ही रेडियल नोड आएगी तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो रेडियल वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू हो जाती है 0, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 0। कैपिटल आर अगर 0 हो गया तो कैपिटल आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। 0 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो पी आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 0। सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। कितनी बार कट करेंगे, जितनी बार रेडियल नोड आएगी। और एक और बात अपने पास है कि ग्राफ जिस तरीके से सक्सेसिवली आगे बढ़ता जाएगा तो जो भी अपने पीक्स आएंगी उन पीक्स का जो हाइट है वो आपको बेसिकली सक्सेसिवली इंक्रीज करना है। हाइट इंक्रीज क्यों करना है, क्योंकि आपने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर से। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अगर आप बढ़ाते जाओगे, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, और एक इंक्रीज्ड नंबर को कैपिटल आर स्क्वायर इस फंक्शन से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीज्ड नंबर को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू में क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीमेंट। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो पी आर का ग्राफ है वो सक्सेसिवली उसका पीक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज और आर करेक्टली लेबल्ड। 1s 2s 3s और 3p का ग्राफ आपको दे रखा है। तो 1s का ग्राफ आपको दे रखा है इस तरीके से, एकदम सही है बेटा। 0 से स्टार्ट किया, कभी कट करना ही नहीं है क्योंकि इसके लिए रेडियल नॉट कितना होता है, 0। ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आप देखो, 2s का ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है। 2s के लिए रेडियल नोड कितना आता है, 1 आता है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। तो आपको लग रहा है कि ये ग्राफ सही है, लेकिन बिल्कुल गलत है। आप देख लो इसकी जो सक्सेसिव पीक है उसमें इंक्रीज नहीं किया है, इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। तो ग्राफ में केवल एक ही गलती यहाँ पे की है। सी ऑप्शन में आपके पास 3s का ग्राफ है। तो 3s का ग्राफ एकदम सही दे रखा है। कितनी बार कट करेगा, 2 टाइम्स, मतलब कि 3s के लिए रेडियल नोड कितना होना चाहिए, 2। एकदम सही है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से। ग्राफ किसका है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी आर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विच इज व्हाट, आर। और सक्सेसिवली ये जो पीक्स है वो इंक्रीज करती जा रही है। और लास्ट आपको ग्राफ दे रखा है 3p का। तो 3p का ग्राफ गलत है क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट आपने किया है, एक्सेस से, 0 से स्टार्ट नहीं किया है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो तो वैसे भी गलत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड करेक्टली फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन। कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। श्रोडिंजर्स इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फॉर ऑल ऑर्बिटल रेडियल वेव फंक्शन अप्रोचेस टू 0 एज आर अप्रोचेस इन्फिनिटी। एकदम सही है। जैसे अपन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0 है। तो जो रेडियल वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, एकदम 0 को अप्रोच करेगी। या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज़ व्हाट, कैपिटल आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। एकदम सही है। बी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन स्क्वायर फॉर 1s ऑर्बिटल इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। तो 1s के लिए जो साइन स्क्वायर का वैल्यू है वह न्यूक्लियस में मैक्सिमम है। तो साइन स्क्वायर के जो कर्व है उसको पता होना चाहिए। साइन का कर्व हो या साइन स्क्वायर का कर्व हो, और कैपिटल आर का कर्व हो या कैपिटल आर स्क्वायर का कर्व हो, बात एक ही है। साइन बेसिकली आपको क्या दे रखा है, कंप्लीट वेव फंक्शन बोला हुआ है, लेकिन आपको पता ही है कि कंप्लीट वेव फंक्शन में 2 कंपोनेंट होते हैं, रेडियल कंपोनेंट, एंगुलर कंपोनेंट। एंगुलर कंपोनेंट को हम ड्रॉ नहीं करते हैं, सीधा सीधा रेडियल कंपोनेंट को ही ड्रॉ किया जाता है। तो साइन अगर आप बोला हुआ है तो भी आप उसको रेडियल कंपोनेंट ही समझो। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सॉरी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये वैल्यू कहाँ पे होगी, मैक्सिमम एट न्यूक्लियस फॉर 1s। सही है या नहीं है। साइन स्क्वायर का जो कर्व है 1s के लिए एक्सेस से स्टार्ट होता है और बाकी सभी p, d या f ऑर्बिटल के लिए 0 से स्टार्ट होता है। तो एक्सेस से स्टार्ट होगा बेटा, और 1s है मतलब कि कितने टाइम कट करेगा, 0 टाइम, बिकॉज देयर विल बी नो रेडियल नॉट। तो न्यूक्लियस पे इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। बी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10, सी ऑप्शन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फॉर 1s ऑर्बिटल इज 0 एट न्यूक्लियस। तो ये तो बताया है
कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 होती है सभी ऑर्बिटल के लिए, चाहे s ऑर्बिटल हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो। सी ऑप्शन भी करेक्ट है। इन प्लॉट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन साई चेंजेस इट्स साइन एट नोड्स, एकदम सही है बेटा। किसी भी ऑर्बिटल का अगर आपने रेडियल वेव फंक्शन का जो ग्राफ है वो प्लॉट करोगे तो रेडियल वेव फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा तब भी कुछ इस तरीके से है, और 0 से स्टार्ट होगा तब भी कुछ इस तरीके से है। ये अपने पास यहाँ पे क्या होती है, नोड होती है। न्यूक्लियस से अगर इस डिस्टेंस पे आप चले जाओगे तो रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो नोड आने से पहले यहाँ पे अगर इसको आप पॉजिटिव फेस कंसिडर करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, नेगेटिव फेस। तो फेस चेंज होता है जैसे ही नोड आती है, जैसे ही नोड आती है उसके बाद फेस चेंज हो जाता है। कौन से ग्राफ में, रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो चारों स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन के लिए, वो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो ए ऑप्शन है दैट इज डाईहेलोकार्बीन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको दे रखा है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डाईहेलोकार्बीन जैसा कि डाईफ्लोरोकार्बीन, डाईक्लोरोकार्बीन, डाईब्रोमोकार्बीन और डाईआयोडोकार्बीन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है कि जो फ्लोरो वाला कार्बीन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आयोडो। एकदम सही ऑर्डर है। जब आपको कार्बन पढ़ाया होगा ना GOC2 में, इंटरमीडिएट आपको बताए होंगे कार्बोकेटाइन कैसा होता है, कार्बोनाइन कैसा होता है, फ्री रेडिकल कैसा होता है, कार्बीन कैसा होता है, नाइट्रीन कैसा होता है। इनके स्ट्रक्चर जब आपको बताते हैं तो इनके बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब भी बताया जाता है। जैसे कि अपने पास डाईक्लोरोकार्बन किसको बोलते हैं, CCl2, डाईफ्लोरोकार्बन किसको बोलते हैं, CF2, और एक जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है वो फिल्ड होता है, एक ऑर्बिटल अपने पास एम्प्टी होता है। टोटल कार्बन के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4, जिसमें से 2 ऑर्बिटल ने तो फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना दिए, और बाकी के जो 2 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी है। तो इस टाइप की जो कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन या ट्रिपलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन। यहाँ पे जैसे ही डाईहेलोकार्बन हम बनाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको बताया जाता है, और एकदम सही ऑर्डर दे रखा है कि जो डाईफ्लोरोकार्बन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रीज़न अपने पास क्या होता है, ये जो साइड में फ्लोरीन एटम लगा हुआ है, फ्लोरीन एटम के पास क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर, और कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये जो लॉन पेयर है कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में इस तरीके से बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, और कार्बन और फ्लोरीन में जो बैक बॉन्डिंग होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है दैट इज़ 2p, फ्लोरीन का जो फिल्ड ऑर्बिटल है दैट इज़ अगेन 2p। तो जो इंटरेक्शन अपने पास होगा बैक बॉन्डिंग में वो क्या होगा, 2p। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, इसीलिए डाईफ्लोरोकार्बन का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है, और डाईआयोडोकार्बन का जो स्टेबिलिटी है ये सबसे कम होगा। ऑप्शन बी आप देखो, CHCl3 CHF3 एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, CHCl3 CHF3 एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको ये दे रखा है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, H+ को हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बना दो। कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है, जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं से निकलने वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब कॉन्जुगेट बेस क्या है, एनाइन पे 3 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन। आप नॉर्मली क्या सोचोगे कि सर क्लोरीन और फ्लोरीन का क्या लगता है, -I किसका ज़्यादा लगता है, फ्लोरीन का। तो -I ज़्यादा लगेगा, कार्बोनाइन को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ये कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ से निकलने वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। ये अप्रोच एकदम ही गलत होगी, क्योंकि -I से पहले थोड़ा रेजोनेंस के बारे में भी सोच लो। यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये क्लोरीन एटम के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये नेगेटिव यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है और यहाँ पे ये नेगेटिव लोकलाइज्ड है। जितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और ये कार्बोनाइन अगर ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ से निकलने वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। किस तरीके से रेजोनेंस है, कार्बन के पास यहाँ पे फील्ड ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास भी फील्ड है, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो रेजोनेंस हो नहीं सकता। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे बेटा 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तो 3rd पीरियड के एलिमेंट में 3D जो सेल है, 3D जो सबशेल है वो एम्प्टी होती है। 3D एम्प्टी ऑर्बिटल में कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से डीलोकलाइज हो सकते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी। C और D पे देखो,
सी में SN1 रिएक्शन का रेट आपको दे रखा है और रेट में आपके पास बेंजाइल क्लोराइड की रेट ज़्यादा है इन प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड। SN1 में क्या करना है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बनाना है। जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो ये कार्बोकेटाइन फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है और ये कार्बोकेटाइन पे CH3O का प्लस एम लग रहा है। CH3O का जो प्लस एम है वो फिनाइल से तो ज़्यादा ही होता है, प्लस एम लग रहा है मतलब कि CH2 पॉजिटिव की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर SN1 का रेट ज़्यादा होगा। सी ऑप्शन इनकरेक्ट। और डी वाला आपको क्या दे रखा है, SN2 रेट। इस तरीके से आयोडो एल्केन आपको दे रखा है, यहाँ पे एक मिथाइल लगाया है। अगली बार इस मिथाइल को इन्होंने आगे की तरफ लगा दिया है और अगली बार इसी मिथाइल को और आगे लगा दिया है। कहाँ पे लगा हुआ था ये, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे लगा दिया है। ये अपने पास प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन पे आपको क्या करवाना होता है, SN2 रिएक्शन का रेट आपको पता करता है। SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, जहां पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है ना उस कार्बन पे स्टेरिक क्राउडिंग कितना है। स्टेरिक क्राउडिंग अगर ज़्यादा होगा तो SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को हटाएगा और इस कार्बन के साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ये CH3 जैसे ही राइट में हम जा रहे हैं तो CH3 ग्रुप का जो लोकेशन है उठा के आप लिविंग ग्रुप के साइड में लगा दो। तो लिविंग ग्रुप के साइड में स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होता जा रहा है, स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पे बढ़ेगा तो SN2 रिएक्शन का जो रेट है ये हमेशा कम होगा। तो फर्स्ट वाले में SN2 रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, सेकंड वाले में कम है और थर्ड वाले में और भी कम है। यही ऑर्डर आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर हो जाएगा A, B और D। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, in a crystalline solid made of AB plus and B minus having a structure like diamond। तो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको डायमंड की स्ट्रक्चर पता हो। डायमंड के स्ट्रक्चर में कौन लैटिस का फॉर्मेशन करता है और कौन वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल। तो अभी आप ये सॉल्व कर सकते हो जब डायमंड की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको पता हो। वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। In a crystalline solid made of AB plus and B minus having a structure like diamond, if we remove all the atoms along one body diagonal, then what will be the formula of left structure? Body diagonal पे present सारे atoms को आप हटा दो तो जो भी अपने पास resultant crystal है उसका formula आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। डायमंड के स्ट्रक्चर में अपने पास क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एटम। केवल कार्बन एटम ही तो है डायमंड में। कार्बन एटम ही FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है और कार्बन एटम ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है अल्टरनेट पोजीशन में। FCC लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है तो इफेक्टिवली कार्बन एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं FCC लैटिस में, 8। लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में कार्बन एटम नहीं है, अल्टरनेट में है। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कि 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम FCC लैटिस में। तो टोटल मिला के 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर में। बेसिकली आपको ये पता चल गया कि कोई एटम यहाँ पे FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है और कोई दूसरा एटम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है अल्टरनेट पोजिशन पे। FCC लैटिस कौन बनाएगा बेटा, बिगर एटम B माइनस, और वॉइड्स में कौन जाएगा, स्मॉलर एटम विच इज व्हाट, कैटायन। और ये FCC लैटिस बनाएगा। तो B माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। A प्लस कहाँ प्रेजेंट होगा, A प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, कॉर्नर के जस्ट पास में होता है, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग होता है। और कितनी डिस्टेंस होती है टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर की, कॉर्नर के सेंटर से √3a/4। इस बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग आपको सारे एटम गायब करने हैं। तो कौन कौन सा आइटम गायब हो जाएगा, एक तो ये B माइनस गायब होगा कॉर्नर से, इस कॉर्नर से B माइनस गायब होगा, यहाँ से अपने पास A प्लस गायब हो जाएगा और यहाँ पे A प्लस है नहीं, यहाँ पर A प्लस नहीं होगा क्योंकि सारे कॉर्नर के साइड में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे A प्लस प्रेजेंट नहीं है, केवल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो इस कॉर्नर पे अगर यहाँ पे A प्लस प्रेजेंट है तो उसके अगले कॉर्नर पे आपको नहीं लेना है। तो चलो बताइए B माइनस अपने पास कितने प्रेजेंट है, रेस्ट ऑफ द कॉर्नर्स पे B माइनस प्रेजेंट है और FCC लैटिस है तो फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है।
फेस सेंटर पे कितने प्रेजेंट है, 6 कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट है, 6 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ए कहाँ प्रेजेंट है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे, जिसमें से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में ये प्रेजेंट होना चाहिए और एक बॉडी डायगोनल के अलोंग एक ए प्लस आपने निकाल दिया, तो टोटल 3 टेट्राहेड्रल वॉइड में ही ये प्रेजेंट है। तो A3 हो गया और B कितना हो जाएगा, 6/8 इज 7.75, A3B 3.75 आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, द डायग्राम डिस्प्लेस प्लॉट ऑफ कंप्रेशन फैक्टर विच इज व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस P फॉर अ फ्यू गैसेस। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का जो ग्राफ है वो आपको दे रखा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का जो ग्राफ है वर्सेस P, वर्सेस प्रेशर ड्रॉ किया जाता है, अलग अलग प्रेशर में अलग अलग ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। डिफरेंट गैसेस है 1 2 3 4, तो इन सारे ग्राफ्स के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। इस तरीके से ग्राफ हो सकता है Z वर्सेस P, यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1, Z ग्रेटर देन 1, Z लेस देन 1, प्रेशर का कर्व है, ग्राफ 1 इज दिस इज ग्राफ 2, और ये लाइन भी अपने पास एक तरीके से ग्राफ है जिसको इन्होंने क्या बोला है, थर्ड, और ये फोर्थ वाला है। तो ग्राफ 1 के लिए अगर देखा जाए तो एट वेरी वेरी लो प्रेशर, जैसे कि प्रेशर इक्वल टू 0 atm, एट अ वेरी वेरी लो प्रेशर ये जो ग्राफ है Z इज इक्वल टू 1 वाली लाइट को मीट कर रहा है। Z इक्वल टू 1 ही होता है आइडियल गैस के लिए। तो एट वेरी 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 लो प्रेशर जो ग्राफ 1 है वो आइडियली बिहेव करेगा, यहाँ पे जो भी गैस प्रेजेंट है। और जैसे ही आपने प्रेशर थोड़ा भी इंक्रीज किया तो ग्राफ 1 में जो गैस यहाँ पे प्रेजेंट है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, रियल गैस के जैसा। और रियल गैस में भी क्या होगा कि यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो डोमिनेट करेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तभी यहाँ पे जो Z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। इस ग्राफ में Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसमें कितनी है बेटा, लेस देन 1 है। इसमें लेस देन 1 होती है, हाई प्रेशर पर ग्रेटर 1 होती है। और ये जो ग्राफ है इसमें Z की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जो थर्ड वाला ग्राफ है ये सीधा आपको दिख रहा है कि आइडियल गैस का है, क्योंकि आइडियल गैस का जो ग्राफ है उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 ही आती है। बाकी सब जो ग्राफ यहाँ पे दे रखे हैं वो रियल गैस के लिए दे रखे हैं। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, द प्लॉट 1 इज एप्लीकेबल फॉर द वॉन्डर वॉल गैस कॉन्स्टेंट A इज नेग्लेजिबल। प्लॉट 1 जो अपने पास है ये कोई एक ऐसी वॉन्डर वॉल गैस, मतलब कि रियल गैस का कर्व है जहाँ पर वॉन्डर वॉल गैस कॉन्स्टेंट A की वैल्यू नेग्लेजिबल है। एकदम सही बात है बेटा। फर्स्ट वाले ग्राफ में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो तो वैसे भी 0 होगी। और Z ग्रेटर देन 1 वाले में जो Z की वैल्यू है उसका फॉर्मूला जहाँ से अगर आपको पता है तो उस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो कि उसमें कोई भी A का फैक्टर नहीं आएगा। A का फैक्टर नहीं आएगा मतलब आपने A को पक्की बात है कि 0 अज्यूम किया होगा। Z ग्रेटर देन 1 में क्या फॉर्मूला बनता है, 1 + PV/RT। लेस देन 1 में क्या बनता है, Z इज इक्वल टू 1 - A/VmRT। यहाँ पर A नहीं है तो A नेग्लेजिबल है, यहाँ पर B नहीं है तो B नेग्लेजिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड इज व्हाट, प्लॉट 2 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड दैट वॉन्डर वॉल गैस कांस्टेंट B इज नेग्लेजिबल। बिल्कुल सही है। प्लॉट C में अगर आप देखो, द प्लॉट थर्ड इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड दैट वॉन्डर वॉल गैस कांस्टेंट A एंड B बोथ आर नेग्लेजिबल। तो थर्ड वाला आइडियल गैस है, और आइडियल गैस है मतलब कि यहाँ पे जो वॉन्डरवॉल गैस कांस्टेंट है, जो रियल गैस कांस्टेंट है, ए और बी की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। ए और बी की वैल्यू अगर 0 क्लोज टू 0 होगा तो फिर जैसे ही आप वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन के लिए Z की वैल्यू सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू अपने आप ही कितनी आ जाएगी, 1। तो A B C तीनों ऑप्शन तो अभी करेक्ट लग रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, प्लॉट 4 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इन द गैस इज मच हायर देन इट्स बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है उसी के लिए जो गैस 4 है इसका कर्व आपको प्लॉट करके दे रखा है। बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर की अगर बात करें तो वहाँ पर Z हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन ये जो कर्व आपको प्लॉट करके दे रखा है इसमें कभी Z लेस देन 1 भी है, कभी Z इक्वल टू 1 भी है, और कभी Z ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है। तो ये बेसिकली जो वेरिएशन है ये प्रेशर के रेस्पेक्ट में है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर की एक ही सेम ही वैल्यू है और उस सेम टेम्परेचर की वैल्यू पे हमेशा यहाँ पे टेम्परेचर अगर बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा होता तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको रिपोर्ट की गई है कि किसी पर्टिकुलर प्रेशर के रेस्पेक्ट में Z लेस देन 1 भी है, इक्वल टू 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है।
तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, spin only magnetic moment of a complex having CFSE crystal field stabilizing energy equals to -1.2 delta naught and central metal atom or ion surrounded by strong field ligand। एक कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है या आयन हो सकता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। इसके आसपास अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एनवायरनमेंट में सेंट्रल मेटल एटम की डी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स की अगर पेयरिंग होगी तो फिर वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट होंगे। जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके लिए आपको हिंट क्या दे रखी है कि डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आप इतने इलेक्ट्रॉन फिल करो जिससे कि CFSE की वैल्यू कितनी आ जाए, -1.2 डेल्टा नॉट। -1.2 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दे रखा है आपको, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहीं से आपको आइडिया लगा। SFL आपको फिल करना है और CFSE आना चाहिए -1.2 डेल्टा नॉट। कैसे आ सकता है, डी सबशेल की स्प्लिटिंग ऐसे होती है। अगर मान लीजिए कि स्प्लिटिंग नहीं होता तो डी सबशेल का जो एनर्जी लेवल है, डी सबशेल में प्रेजेंट सारे के सारे ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी लेवल पे होते हैं, डी जनरेट होते हैं। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है तो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डी सबशेल की स्प्लिटिंग हो जाती है, डी जेनरेसी लॉस्ट होती है। आउट ऑफ दीज 5 d ऑर्बिटल, सम d ऑर्बिटल विल बी हायर इन एनर्जी एंड सम d ऑर्बिटल विल बी लोअर इन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हायर कितना हायर होता है बेटा, तो नॉर्मल जो लाइन है उससे ये कितना हायर चला जाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, ये चला जाता है 3/5 डेल्टा नॉट, ये चला जाता है -2/5 डेल्टा नॉट। नॉर्मल जो डी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल होता है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब ये आपको कितना लाना है, -1.2 डेल्टा नॉट। स्ट्रॉन्ग फील्ड एनवायरनमेंट है तो 1 2 3 आपने फिल किया तो फोर्थ भी यहीं फिल करना होगा क्योंकि पेयरिंग आपको करवाना है। चलो 1 2 3 फिल किया तो 3 × -2/5 डेल्टा नॉट, -6/5 डेल्टा नॉट, -1.2 डेल्टा नॉट। एक तो ये मैच कर रहा है बेटा कि डी में अपने पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास इस तरीके से फिल किए जाएंगे ताकि उसकी वजह से CFSE की वैल्यू -6/5 डेल्टा नॉट आएगी, विच इज़ व्हाट, -1.2 डेल्टा नॉट। आगे देखो 1 2 3, 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 फिल करने से कंडीशन मैच होगा। अच्छा फोर्थ फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × -2/5 तो -8/5 विच इज़ व्हाट, -1.6 डेल्टा नॉट। मतलब बेसिकली ये इंक्रीज होता जाएगा, ये नहीं आ सकता। जैसे ही ऊपर फिल करेंगे तो फिर ये वापस से डिक्रीज होगा क्योंकि ऊपर अपने पास पॉजिटिव में डेल्टा नॉट इतनी एनर्जी आएगी। अभी कितना हो गया ये, -6 × 2/5 और ऊपर कितना हो गया 1 × 3/5 तो 12 3 तो -9/5, -9/5 1.2 तो नहीं होता है। अच्छा एक और फिल किया तो 2 × 3/5 -6 × 2/5 तो ये कितना हो गया 6/5, ये हो गया 12/5, कितना हो जाएगा -6/5 विच इज -1.2 डेल्टा नॉट। तो एक बार अपने पास 3D8 में भी मैच कर रहा है और एक बार 3D3 में भी मैच कर रहा है, जब जाके CFSE की वैल्यू -1.2 डेल्टा नॉट हो। इन दोनों में आप देख लो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है और 2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, √3 × 3 + 2 और कितना आएगा √2 × 2 + 2 तो √8 आएगा और √15 आएगा, कितना हो जाएगा 2.83 और 3.83 या 3.87 के करीब। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 अगले 4 क्वेश्चन इंटीजर टाइप है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट स्टीम ऑफ ड्राई एयर इज पास्ड ओवर अ एक्वस सॉल्यूशन देन सॉल्वेंट देन एनहाइड्रस CaCl2 स्टेप इन वन गो। तो ये बेसिकली ऑस्टवॉल्ड मेथड अपने पास आ गया जो कि सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है। If mass loss in the solvent is 2.5 gram and mass gain in the anhydrous CaCl2 is 5 gram, then molarity of this very dilute solution is।
फिगर बना देता हूँ, फिगर बनाने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। ड्राई एयर को अगर आप किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट के ऊपर से पास करते हैं तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट में क्या होता है, सरफेस के ऊपर से वॉलेटाइल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो वेपराइज हो जाता है। तो जो सॉल्वेंट है उसके जस्ट ऊपर अपने पास वेपर्स प्रेजेंट होती है। ड्राई एयर पास करेंगे तो ड्राई एयर इन वेपर्स को उठा के भाग जाएगी, वेपर्स को उठा के भागेगी। तो ये जो अपने पास सिस्टम है इसका मास कम हो गया, बिकॉज सम ऑफ दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सॉल्वेंट आर वेपराइज्ड एंड दीज वेपराइज्ड मॉलिक्यूल्स आर नाउ अवे फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो जो भी अपने पास एक क्लोज कंटेनर है ना, ये क्लोज कंटेनर आपने अगर वेइंग बैलेंस पे रख रखा है तो आपको सीधा सीधा इसके मास में डिक्रीमेंट ऑब्जर्व होगा। बताइए ड्राई एयर यहाँ से कितना मास लेके जा सकती है? ड्राई एयर यहाँ से जितने भी वेपर्स हैं उन सबको उठा के भाग सकती है। तो यहाँ पे जितना भी मास लॉस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वेपर होगा उतना ही ज़्यादा वेपर यहाँ से जा सकता है, तो उतना ही ज़्यादा मास लॉस होगा। जितनी ज़्यादा वेपर्स होंगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मास लॉस होगा। बस यही कंसेप्ट है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले आपके पास है सॉल्यूशन, फिर सॉल्वेंट, फिर एनहाइड्रस CaCl2। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में अपने पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है। यहां से क्या आता है बेटा, ड्राई एयर। ये इतना फिल है अपने पास, तो यहां से क्या जाएगा, वेट एयर जाएगा। और अगर आपने इसको वेइंग बैलेंस पे लगा रखा है तो जब तक आप यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे हो इसका जो मास है वो कांस्टेंट है। लेट अस से कि इसका मास कितना है 100 ग्राम और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे 2 ग्राम वेपराइज हो गया। तो जो 2 ग्राम वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो भी बेसिकली इसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो 2 ग्राम वेपर्स प्लस 98 ग्राम सॉल्यूशन, टोटल मिला के वापस कितना हो गया 100 ग्राम। इस वेइंग बैलेंस का जो मास है वो 100 ग्राम ही आपको दिखेगा, चाहे यहाँ पे वेपराइजेशन हो चाहे वेपराइजेशन ना हो। लेकिन आपको पता ही है कि अगर सॉल्यूशन बना रखा है तो वेपराइजेशन तो होगा। ये मास कब कम हो सकता है, जब आप यहाँ से ड्राई एयर पास करें तो यहाँ से ये एयर क्या करेगा, वेपर्स के पार्टिकल को पिक करके और सामने से निकल जाएगा। तो पिक करके अगर निकलेगा तो यहाँ पे ये जो वेपर्स के पार्टिकल है ये कम हो जाएंगे। ओवरऑल इस पूरे कंटेनर का जो मास है वो कम होगा। कितना कम होगा बेटा, उतना ही कम होगा बेटा जितना कि वेपर्स यहाँ से ड्राई एयर के साथ निकल सकता है। यहाँ पर कितनी वेपर्स क्रिएट हुई है विद रेस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर PS। जितना भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे वेपर डेवलप हुआ है और उन वेपर्स को अगर आप हटा दोगे तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मास रिडक्शन होगा। तो ये तो पता चल गया। इसके बाद ये जो वेट एयर है आप इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो अगले चैम्बर में, और अगला चैम्बर अपने पास क्या है, सॉल्वेंट का चैम्बर है। यहाँ पे कितना प्रेशर क्रिएट हुआ PS को उठा के ले गया ये। तो बेटा सॉल्वेंट का जो चैम्बर है वहाँ तो बेटा P0 प्रेशर क्रिएट होगा और P0 प्रेशर की जो वैल्यू है वो PS से क्या होती है, ज़्यादा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से तो ज़्यादा ही होता है क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप मिक्स करते हो। तो यहाँ पर जो वेट एयर आ रही है ना उसके पास ऑलरेडी PS के रेस्पेक्ट में वेपर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे जो अपने पास एनवायरनमेंट है यहाँ पर इतनी सारी वेपर्स है जिनका कि वेपर प्रेशर कितना है, P0। तो यहाँ से जो वेपर्स आएंगे, यहाँ से जो वेट एयर आएगा उसको आप एक तरीके से ऐसे मान सकते हो कि एक इंसान है जो कि भूखा है और उसको खाने के लिए 2 रोटी मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी और भी रोटियाँ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास PS के रेस्पेक्ट में वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन आगे देखो तो ऐसा सैचुरेटेड एनवायरनमेंट है वेपर्स का जिसमें कि P0 वेपर प्रेशर है। तो अभी ये और वेपर्स अपने पास एब्जॉर्ब करके और आगे निकल सकता है। वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा दे रखा है। तो बताइए जब यहाँ से ये वेट एयर पास होगा तो इस वेट एयर के पास जो भी वेपराइज्ड पार्टिकल होंगे उन वेपर्स का कितना कंप्लीट प्रेशर हो सकता है, P0। इससे ज़्यादा तो नहीं लेके जा सकता ये। इस सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में से अगर ये निकलेगा तो इस वेट एयर में जो भी अपने पास वेपर प्रेशर हो सकता है वो कितना हो सकता है, P0 हो सकता है। तो ये एयर जो यहाँ पे आ रहा है ये PS प्रेशर को तो लेके आ रहा है और कितना लेके भाग सकता है, P0। तो यहाँ से इतना कितना पिकअप किया, यहाँ से पिकअप किया P0 माइनस PS। तो P0 माइनस PS को अगर इसने पिकअप किया तो इस चैम्बर में भी क्या होगा, मास रिडक्शन होगा। और जो भी मास रिडक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर पिक्ड अप बाय दिस ड्राई गैस और वेट गैस। हाउ मच इज पिक्ड अप, P0 माइनस PS।
अब यहाँ से ये जो सैचुरेटेड एयर आ रहा है ना, जिसके पास पी नॉट के इक्विवेलेंट वेपर्स प्रेजेंट है, आप इसको कहाँ से पास करते हो? एनहाइड्रस CaCl2 से। तो एनहाइड्रस CaCl2 क्या करता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जितनी भी वेपर्स आ रही है, जितने भी वाटर वेपर आ रहा है, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से वापस क्या निकलेगा? ड्राई एयर। तो यहाँ पे जो मास गेन होगा, कितना मास गेन होगा? जितना भी वेट एयर के अंदर अपने पास वेपर प्रेशर था, उस वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में सारे मॉलिक्यूल CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा। तो CaCl2 कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये तीनों चीजें आपको दे रखी है। सबसे पहला, सॉल्वेंट चेंबर में मास रिडक्शन हुआ 2.5 और यहाँ पे मास गेन हुआ 5 ग्राम। तो 2.5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट माइनस PS, 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट। दोनों को डिवाइड करो तो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट विच इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू हाफ। और आपको ये पता ही है कि किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का कोई अपने पास अमाउंट प्रेजेंट है तो एक सॉल्यूशन बनता है, और इस सॉल्यूशन की एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है विच इज व्हाट? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये किसके इक्वल आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन है? B, उसका मोल फ्रैक्शन है विच इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS विच इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ। तो अपने पास सॉल्यूशन में जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन पता है, और मोल फ्रैक्शन को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी में रिपोर्ट करना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर B का हाफ है तो A का भी कितना होगा? हाफ। अज्यूमिंग कि सॉल्यूशन में अपने पास टोटल 1 मोल प्रेजेंट है। टोटल आप 100 मोल मान लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन हाफ होगा। तो 100 मोल के रेस्पेक्ट में 50 मोल किसके होंगे? B के, और 50 मोल किसके होंगे? A के। जो कंप्लीट अपने पास सैंपल है, उस कंप्लीट सैंपल को आप कितना बड़ा मानो, कितना छोटा मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस प्रोसेस में? जब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम चेंज कर रहे हैं। तो बताइए, मोलैलिटी कितनी होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपने पास हाफ मोल है। सॉल्वेंट कौन है? वाटर का मास कितना होगा? 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 2। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg तो कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 18 विच इज़ व्हाट? 55.55 मोलल सॉल्यूशन है अपने पास। और इस मोलल सॉल्यूशन से अगर ड्राई एयर पास करते हैं, फिर यहाँ से पास करते हैं, फिर यहाँ से पास करते हैं, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन आता है वो एकदम कंप्लीटली वैलिड ऑब्जर्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। अ पेंटापेप्टाइड प्रोड्यूसेस एलेनाइन, ग्लाइसिन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन। टोटल 5 अमीनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो एकदम सही बात है, पेंटापेप्टाइड में 5 अमीनो एसिड होंगे, और 5 अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जब हम लिंक करेंगे तो टोटल 4 ही लिंक प्रेजेंट होंगे। चारों लिंक को आप क्या बोलते हो? पेप्टाइड लिंक। 4 लिंक होंगे, 5 अमीनो एसिड होंगे, वापस से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस से 5 अमीनो एसिड इंडिविजुअली आपको मिलेंगे। 5 अमीनो एसिड के नाम आपको दे रखे हैं। इफ इट कंटेन्स COOH on alanine and NH2 on glycine, how many प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पेंटापेप्टाइड? ठीक है, टोटल 5 अमीनो एसिड है जिससे कि एक पेंटापेप्टाइड बनाना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटापेप्टाइड कितने बन सकते हैं चेक कर लेते हैं। जब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस साइड अपने पास क्या होता है? एन टर्मिनल, उस साइड क्या होता है? C टर्मिनल। तो COOH अपने पास कहाँ प्रेजेंट है? एलेनाइन पे, और एन टर्मिनल NH2 कहाँ प्रेजेंट है? ग्लाइसिन पे। तो पेंटापेप्टाइड में ये तो नेसेसरीली आपको रखना ही रखना है। बाकी 3 अमीनो एसिड आपके बचे, सारे अमीनो एसिड डिफरेंट है। 2 अमीनो एसिड ये हो गए, बाकी 3 डिफरेंट है। नाम ले लेते हैं X, Y और Z। बीच में आपको 3 अमीनो एसिड प्लेस करने हैं। टोटल 5 अमीनो एसिड प्लेस होने चाहिए, क्योंकि 5 अमीनो एसिड को प्लेस करके आप एक पेंटापेप्टाइड बनाओगे। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटापेप्टाइड कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बताइए, इस लोकेशन पे कौन आ सकता है? इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो 3 आ सकते हैं। एक यहाँ प्लेस कर दिया तो यहाँ कितने आ सकते हैं? 2। और जब 2 प्लेस हो ही चुके हैं तो अब बाकी कितना बचा? 1। तो यहाँ पे उसी एक को प्लेस किया जा सकता है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी? 6। याद रखना बेटा कि यहाँ पे अगर आपने 3 अमीनो एसिड प्लेस कर सकते हो, या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, तो यहाँ पे वापस से वही तीनों अमीनो एसिड आप प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक रिपीट हो जाएगा।
यहाँ पर टोटल 5 अमीनो एसिड दे रखे हैं, 5 डिफरेंट अमीनो एसिड दे रखे हैं और डिफरेंट अमीनो एसिड से डिफरेंट पेप्टाइड की स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो कोई भी अमीनो एसिड बीच में रिपीट नहीं करना है। अगर जैसे मान लो कि आपने x को रिपीट कर दिया, यहाँ पे x रखा, यहाँ पे x रखा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, लेट अस से कि y, तो z वाला फिर छूट जाएगा। तो ये पेंटापेप्टाइड एक ऐसा बनेगा जिसमें कि z प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि आपके पास x, y, z, ग्लाइसिन और एलेनिन पांचों डिफरेंट अमीनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए पेंटापेप्टाइड की स्ट्रक्चर में। तो टोटल 6 डिफरेंट पेंटापेप्टाइड बन सकते हैं, जिसमें कि N टर्मिनल अपने पास क्या होगा, ग्लाइसिन, और C टर्मिनल क्या होगा, एलेनिन। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर फॉलोइंग रिवर्सिबल सिस्टम, A गैस प्लस 2B गैस इक्वल्स टू AB2 गैस। Kc आपको दे रखा है इसका हाफ। Above equilibrium is established in a 1 liter flask and at equilibrium 2 mole of A and 2 mole of B is present. If 2 mole of B is added further, equilibrium पे A और B के 2 मोल प्रेजेंट है, equilibrium established है, तो equilibrium पे AB2 के कितने मोल होंगे ये नहीं पता है, लेकिन equilibrium कांस्टेंट आपको दे रखा है, तो AB2 के मोल भी आप पता कर सकते हो। अब equilibrium एस्टेब्लिश हो चुका है, अब क्या करने वाले हैं, इसको डिस्टर्ब करेंगे। If 2 mole of B is added further, how many moles of AB2 should be added so that moles of A does not change? Equilibrium establish होने के बाद B आप ऐड कर रहे हो, कितना ऐड करो, AB2 आप कितना ऐड करो ताकि A के जो मोल है वो चेंज ना हो। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो हमें दे रखी है एक बार इसको लिख लेते हैं। क्या क्या है, A गैस प्लस 2B गैस विच इज इक्वल टू AB2 गैस। इक्विलिब्रियम पे ये कितना प्रेजेंट है, 2 मोल, और कंटेनर अपने पास कितना बेटा, 1 लीटर का, तो मोल में 1 लीटर का अगर आप डिवाइड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली मोल के इक्वल ही आएगा। 1 लीटर का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और Kc आपको दे रखा है बेटा हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB2 की कॉन्सेंट्रेशन या AB2 के मोल। कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए वॉल्यूम 1 लीटर का डिवाइड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं है, डिवाइडेड बाई A के मोल डिवाइडेड बाई B के मोल रेस्ट टू पावर 2। तो 1/2 इज इक्वल टू AB2 इंटू A गैस 2 और B गैस 2 इंटू 2 4। तो AB2 के जो मोल प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पे वो कितने मोल हैं, 4। और अब इस इक्विलिब्रियम में आपने क्या किया है, कोई टाइम t इक्वल टू t ले लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ B फर्दर एडेड, तो इसके 2 मोल ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 4 मोल। इसके कितने मोल ऐड करने पड़ेंगे, लेट अस से कि x मोल अगर आप ऐड करोगे, x मोल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/4। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AB2 शुड बी एडेड, लेट अस से कि x मोल शुड बी एडेड सो दैट द मोल ऑफ A डज नॉट चेंज, तो ये 2 ही रहेगा। तो एक अगर मोल आपको चेंज नहीं करना है तो AB2 के आपने x मोल ऐड कर दिए, वापस से आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, हाफ के इक्वल पुट करो, तो जितना भी x मोल आपने ऐड किया उसका आंसर अपने आप ही आएगा। Kc इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 विच इज व्हाट, x/4 डिवाइडेड बाई 1 लीटर का आप डिवाइड करोगे, रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 1 और 4 रेस्ट टू पावर 2। तो हाफ इंटू 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू x प्लस 4, 16 इज इक्वल टू x प्लस 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो अगर मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पे ये जो डिस्टर्बेंस हम क्रिएट कर रहे हैं ना, कि B आपने 2 मोल ऐड कर दिया, तो AB2 आपको कितना मोल ऐड करना पड़ेगा, 12 मोल, ताकि A के मोल में कोई भी चेंज ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये जो आंसर है अपने पास कितना हो जाएगा, 12.0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेंजेस इन विच एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस दे रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और फर्स्ट, क्रोमियम क्रोमेट आयन है बेटा, क्रोमेट आयन में क्रोमियम +6 में है, डाइक्रोमेट आयन आपको बनाना है, वहाँ पे भी +6 में होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम क्रोमेट का जब आपने डी ब्लॉक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा है तो उसमें आपने यही देखा होगा कि क्रोमेट आयन जो है वो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है। तो पहले वाले में तो एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है। सेकंड अपने पास क्या है, MnO4 माइनस I माइनस इज इक्वल टू MnO2 + IO3 माइनस। पहली बात तो ये डायरेक्टली आपको पता चल रहा है
MnO4 माइनस I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में पहुंचाता है, आयोडोमेट्री में पढ़ा है। और जब I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में पहुंचाता है तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, और एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+7 से चेंज होके कहाँ जाता है, Mn2+ में। तो अगर आपको मान लीजिए कि ये I माइनस से IO3 माइनस में जा रहा है तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा या नहीं होगा, ये भी अगर आपको नहीं पता है तो भी आप MnO4 माइनस से गैस कर सकते हो, क्योंकि MnO4 माइनस +7 से कहाँ पे चेंज हो रहा है, +4 तक। तो ये बेसिकली कब चेंज होता है, माइल्डली अल्कलाइन सॉल्यूशन में या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एसिडिक मीडियम अगर होता तो यहाँ पर Mn2+ बनता और ये केवल I2 तक ऑक्सीडाइज होता। सेकंड गलत। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखो, ये एकदम सही है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले में क्या है कि डाइक्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन क्या कर रहा है, H2S को ऑक्सीडाइज करेगा। सल्फर -2 में प्रेजेंट है, सल्फर को 0 में पहुंचाएगा तो खुद रिड्यूस होकर क्रोमियम 3+ में जाता है। एसिडिक मीडियम में ही हम ये करवाते हैं। फिर H2O2 प्लस MnO4 माइनस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करवाएगा तो -1 से 0 O2 बना देगा, खुद रिड्यूस होकर कहाँ चला जाएगा, +2 में। अगर +2 में जा रहा है मतलब एसिडिक मीडियम है। और लास्ट वाला क्या है, कार्बोनेट से क्या बनाना है, CO2। तो यहाँ तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं। कार्बोनेट आयन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बोनेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और CO2 में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। एसिडिक मीडियम लगाने से केवल इतना होगा कि H+ विल बी कंबाइंड विद CO3 2- टू फॉर्म H2CO3, और H2CO3 इज नथिंग बट H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। और ये जो है ये तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ा है कि कोई भी अगर अपने पास कार्बोनेट एनाइन होता है तो कार्बोनेट एनाइन को आप चेक कैसे करते हो, उसमें एसिडिक सॉल्यूशन आप मिक्स कर दो। तो CO3 2- will accept H+ to form H2CO3, H2CO3 will release what, CO2 गैस। तो जैसे CO2 गैस का एफर्वेसेंस आपको मिलेगा, कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे कार्बोनेट एनाइन प्रेजेंट था, तो एसिडिक मीडियम लगाएंगे तभी H2CO3 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में टोटल 5 रिएक्शंस हमें दे रखा है, आउट ऑफ विच ओनली 4 रिएक्शंस रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम एंड 1 रिएक्शन रिक्वायर्ड्स माइल्डली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर अपने पास हो जाएगा 4। यहाँ पर FST 35 का जो पेपर 1 है ये अपना कंप्लीटली डिस्कस हो जाता है।